Assalamu alaikum student, you're welcome in my YouTube channel and today we are discussing all about the strain energy in deformed materials. आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चैप्टर की जो पहले दो लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड्स एंड इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, वो वीडियोस दोनों अच्छी तरह से देखें ताकि आपको आज का जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ आ सके। उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है स्टूडेंट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबसे पहले वो वीडियोस अच्छी तरह से देखें, समझें, ताकि आज का टॉपिक आप अच्छी तरह से कैप्चर कर सकें, कैश कर सकें। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्कस करूँगा, प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा है डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड। तो हमने वहाँ पे एक टॉपिक किया था कि अगर हम लोग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो होता क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ सम डिफॉर्मिंग फोर्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जब हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स एग्जाइट करवाई, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब डिस्प्लेस होते हैं तो उनमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है और वो एनर्जी होता है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से है स्टूडेंट? देखिए, जब आपने फोर्स लगाई क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स के ऊपर फोर्स भी लगी, वो अपनी मीन बोलें या आप बोलें इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ से डिस्प्लेस भी हुए। मीन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी कवर हुआ, कोई ना कोई फोर्स भी एग्जर्ट हुआ। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे वर्क हुआ। जब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पे फोर्स एग्जर्ट की तो एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स पे फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो मीन वहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन किया एटम्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ने। वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ? इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर स्टोर हुआ। और वही जो पोटेंशियल एनर्जी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स के पास होगी स्टूडेंट, उसी को हम लोग नाम देंगे स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। स्टूडेंट, मॉलिक्यूल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने की वजह से जो उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उन्हें हम लोग नाम देंगे स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स का। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है ऑफ एनी मेटल, ठीक है, उसको हम लोगों ने सस्पेंड किया हुआ है विद अ सपोर्ट। उसका एक एंड सपोर्ट के साथ अटैच किया है और सेकेंड एंड जो है एक वेट के साथ, एक मैस के साथ सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, एक मैस के साथ अटैच कर दिया है, तो ये एक सस्पेंडेड मैस हो गया, ये वेट हो गया। ठीक है, तो देखिए ज़रा, इस पे कोई वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगी इस सस्पेंडेड मैस पे ड्यू टू ग्रेविटी। इस पे यूं कह लें कि डिफॉर्मिंग फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो ये जो कोई वायर है इसकी एक्चुअल लेंथ जो है हमारे पास वो कैपिटल एल के इक्वल है। तो हुआ क्या, ये मैंने फर्स्ट मैस को अटैच किया तो इसकी लेंथ में कोई ना कोई इंक्रीमेंट आया, कोई ना कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ इसमें। सेकेंडली मैंने क्या किया, स्मॉल मैस की बजाय मैंने एक लार्ज मैस को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। जब मैस इंक्रीज हुआ मीन वेट इंक्रीज हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स होगी ड्यू टू ग्रेविटी वो इंक्रीज होगी। तो ज़रा गौर से देखें इस डायग्राम की निस्बत, यहाँ पे जब वेट का वैल्यू आपने इंक्रीज किया है तो इस वायर की जो लेंथ है उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, वो इंक्रीज हो गई है। फर्दर ऑन जैसे आप लोगों ने सस्पेंडेड मैस को फर्दर इंक्रीज किया है, वेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, वर्टिकली फोर्स, वर्टिकली एक्टिंग जो है डाउनवर्ड वर्टिकली एक्टिंग जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ। तो ये जो सस्पेंडेड वायर थी, देखें दोनों केसेस के मुकाबले में यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। इट मीन्स दैट जब आप लोग इसमें मैस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्चुअली डिफॉर्मिंग फोर्स जो है स्टूडेंट उसका वैल्यू इंक्रीज होगा और डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू के इंक्रीज होने की वजह से वायर में क्या आती जाएगी, एक्सटेंशंस आती जाएगी, वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर है, ये एक्चुअली इस वायर के अंदर जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं। सेकेंडली मैं बात करता चलूँ यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी होती है स्टूडेंट किसी भी सॉलिड के अंदर ये सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक स्टोर रह सकती है। जैसे ही हम लोग इलास्टिसिटी की बाद की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है। अगर प्लास्टिक रीजन की बात करें तो वहाँ पे सॉलिड में परमानेंट चेंजेस आती हैं। अगर आप
प्लास्टिक रीजन में जाते हैं तो सॉलिड को क्या होगा, सॉलिड में परमानेंट चेंजेस आएंगी, तो वो जो उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो सॉलिड में परमानेंट चेंजेस लाने में वेस्ट हो जाती है। तो किसी भी सॉलिड में स्टूडेंट जो है ना, ये स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट ही एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे जो कर्व बनाया है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने कितनी फोर्स लगाई है, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी है, लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीज हुई, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीज हुई, लेंथ में फर्दर इंक्रीज हुआ, एक्सटेंशन में इंक्रीमेंट आया। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटेंशन इन वायर के दरमियान मैंने यहाँ पे कर्व ड्रा की है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिफॉर्मिंग, ये एक्सटेंशन इन वायर है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स बोले या सिंपली फोर्स बोले वो लिया हुआ है। सो दिस इज अ कर्व बिटवीन द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड एक्सटेंशन इन वायर। तो अगर आप लोग देखिए इस कर्व को जरा गौर से, यहाँ पे फ्रॉम ओ टू सी जो है ना स्टूडेंट, ये कर्व जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। मैंने अभी जिस तरह से आपको बताया कि स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये कर्व जो है स्टूडेंट, ये कर्व मैंने जो बनाई है यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट से जो मुझे डाटा मिला है, ये कर्व भी मैंने विद इन इलास्टिक लिमिट ही बनाई हुई है। आपको ज़रा याद हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ओ टू सी, ये जो सी पॉइंट था हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट था, ठीक है, और ये जो रीजन था इसको मैंने बोला था ये हमारे पास प्रोपोर्शनल रीजन है, और सी के बाद जो है ना ये प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये देखें ये पॉइंट जहाँ पे जो है ये इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है, और इससे फर्दर जो है प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको मैंने यहाँ पे ड्रा ही नहीं किया क्योंकि मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो कर्व है स्टूडेंट, ये मैंने कौन से मतलब रीजन के लिए स्टार्ट की है, यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, और वो है इलास्टिक रीजन के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक रीजन ही एग्जिस्ट करती है किसी भी सॉलिड के अंदर। तो जरा गौर से देखें, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है इन एटम्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसकी जब एक्सप्रेशन ड्राइव करना है स्टूडेंट, जब भी एनर्जी को आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता है, इट मींस दैट आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना होता है। तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन कौन सा, कि जब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पे फोर्स लगाई तो उस फोर्स के अंडर एक्शन जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स अपनी मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेस हुए हैं, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अंडर व्हाट फोर्स, व्हाट वैल्यू ऑफ अ फोर्स, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क फाइंड करेंगे। जरा गौर से देखें, लेकिन यहाँ पे केस बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू कम होगा, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे दोनों केसेस से डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है। मीन ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, इसमें जैसे जैसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मीन डिफॉर्मिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंशन इन वायर भी हो रही है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट वो कांस्टेंट नहीं है। अगर आप लोग वर्क डन का फार्मूला देखें, वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होते हैं। तो ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है, एप्लीकेबल है जस्ट फॉर कांस्टेंट फोर्स। लेकिन यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, यहाँ पे जो केस बन रहा है वर्क डन का इन क्रिस्टलाइन सॉलिड अंडर द एक्शन ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स, वो बन रहा है वेरिएबल फोर्स का केस। तो जब भी वेरिएबल फोर्स होती है स्टूडेंट, हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए वर्क डन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी जो मैंने ग्राफ बनाया है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है, इस ग्राफ को यूज करते हुए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जरा गौर से देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन इन वायर है, लेंथ इंक्रीज इन लेंथ इन वायर है, यहाँ पे कोई L1 एक्सटेंशन है, यहाँ पे L2 एक्सटेंशन है, यहाँ पे कोई और वैल्यू है। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस में देखें तो यहाँ पे ये फोर्स है, L1 एक्सटेंशन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है बी पॉइंट पे वो F1 है, L2 एक्सटेंशन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है पॉइंट सी पे वो F2 है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जस्ट बिफोर द एक्सटेंशन L1 एक्सटेंशन से पहले की बात करें, यहाँ पे याद रखें फोर्स वेरिएबल है कि हमारे पास किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये कोई फोर्स है F फोर्स है, तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, जो एक्सटेंशन इन वायर आई है स्टूडेंट, ये स्मॉल स्ट्रिप सी जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस वक्त डेल्टा एक्स। मैं बात कर रहा हूँ जब एक स्ट्रिंग को एक वायर को जब हम लोगों ने स्ट्रेच किया है बाय अप्लाइंग सम वेट, तो उसमें जो इंक्रीमेंट आया इन लेंथ में, ठीक है, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एट अ पार्टिकुलर फोर्स पे, अगर वो फोर्स F है
उस वक्त जो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आया है, सपोज कर लें ये शेडेड रीजन जो है इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे मैं अगर वर्क डन निकालूँ, फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, वर्क डन फॉर अ स्मॉल एक्सटेंशन इन वायर इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है ये विड्थ है और इसकी जो हाइट है, ये जो स्ट्रिप्स ही बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो की नहीं बन रही है, एफ बन रही है। एक्चुअली जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट किया है दैट्स अ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप में ये जो स्ट्रिप शेडेड एरिया बन रहा है, इसका एक्चुअली जो हम लोगों ने वर्क डन निकाला है कि फोर्स अगर एफ हो, एक्सटेंशन इन वायर, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया। लेकिन एक्चुअली जरा गौर से देखें इस ग्राफ से, ये विड्थ है और ये हाइट बन रही है, हाइट बन रही है एफ, विड्थ बन रहा है डेल्टा एक्स। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, इट्स अ एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप। यस स्टूडेंट, यही हमारा पॉइंट है कि अगर हम लोग फोर्स एक्सटेंशन कर्व का एरिया फाइंड करें, फोर्स एक्सटेंशन कर्व, एक्सटेंशन लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स स्ट्रेस फोर्स है, फोर्स लेंथ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इस फोर्स एक्सटेंशन कर्व का एरिया ही फाइंड करेंगे। अब देखिए जरा गौर से, एरिया किस तरह से, ये अब फोर्स है हमारे पास, ये कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ तक, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करें। ये जो मैंने स्मॉल यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाए हैं, अगर हम लोग इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करते जाएं और तमाम का सम फाइंड कर लें, फाइनली अगर तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर लें, इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फोर्स को मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड कर लें और इनके तमाम एरियाज़ को अगर हम लोग ऐड कर लें स्टूडेंट, तो हमारे पास टोटल वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा। टोटल वर्क डन ही हमारे पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। तो अगर हम लोग बात करें एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एट अ पार्टिकुलर एक्सटेंशन, व्हेन एक्सटेंशन इज इक्वल टू L1 देन द करस्पॉन्डिंग फोर्स एट अ पॉइंट B इज इक्वल टू F1। अगर इसके लिए हम लोग वर्क डन निकालना चाहें इस ग्राफ में से, तो इसमें हमारे पास देखें L1 एक्सटेंशन है तो उसका ये पॉइंट बन रहा है A, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में फोर्स है यहाँ से लेकर ये F1 है, इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, AB फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि OA जो है स्टूडेंट ये एक्सटेंशन इन वायर को रिप्रेजेंट करेगा, OA एक्सटेंशन इन वायर, AB रिप्रेजेंट करेगा F1 को। तो मीन अगर हम लोग इस रीजन का एरिया फाइंड कर लें तो ये ट्राइंगल सी बन रही है, ठीक है। आप या तो मैंने पहले आपको बताया कि इन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके ऐड कर लें, फिर आपके पास वर्क आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या कर लें, आप ये आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन ली है, उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स ली है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये फोर्स इस पॉइंट पे बनी, बी पॉइंट पे इधर से एक्सटेंशन ये बनी, तो ये ट्राइंगल बन गई OAB। अगर इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया फाइंड कर लें स्टूडेंट, तो हम लोग फिर भी क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग वर्क डन फाइंड कर सकते हैं इन डिस्प्लेसिंग द एटम फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। वही वर्क डन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दी है ऑलरेडी, वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल OAB। अगर हम लोग ट्राइंगल OAB का एरिया फाइंड कर लें तो एक्सटेंशन जब वायर में L1 है, करस्पॉन्डिंग फोर्स F1 है, तो उसमें कितना वर्क डन होगा, उस टाइम में कितना एनर्जी स्टोर हो चुका होगा, ठीक है, इन एटम्स इन मॉलिक्यूल, उसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल का जो एरिया होता है स्टूडेंट वो इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 बेस क्या है, इस ट्राइंगल में OA बेस बन रहा है, एल्टीट्यूड यहाँ पे AB बन रहा है, तो यहाँ पे OA मल्टीप्लाई AB। अब देखें OA किसकी इक्वल है, OA एक्सटेंशन इन वायर, यहाँ पे पार्टिकुलर पॉइंट पे L1 है, तो यहाँ पे L1 एक्सटेंशन हो गया, जबकि एल्टीट्यूड किसकी इक्वल है, एल्टीट्यूड यहाँ पे AB वर्टिकल एक्सिस में, क्या है यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में AB के इक्वल पैरेलल बिल्कुल F1 है, तो यहाँ पे ये F1 आ गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ वर्क डन इन वायर, सॉरी वैल्यू ऑफ वर्क डन in atoms while they are displacing from their mean position in a crystalline solids under the action of a, when it's under the action of a some deforming force। तो ये वर्क डन का वैल्यू है और यही वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी होगा। एनर्जी वर्क एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/2 F1 L1। F1 इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, L1 इज द एक्सटेंशन इन द वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा और से, अगर हम लोग ये वर्क डन, ये स्ट्रेन एनर्जी को इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना चाहें, इलास्टिक मॉडुलस की फॉर्म में अगर हम लोग इसे फाइंड करना चाहें तो फर्दर हम लोग कर सकते हैं
इन टर्म ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी अगर आप लोग वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करना चाहें, आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला है यहाँ पे E इज इक्वल टू स्ट्रेस टू स्ट्रेन, रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन। और स्ट्रेस कितना होगा यहाँ पे, स्ट्रेस होता है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है एट एक्सटेंशन L1 वो है F1, तो यहाँ पे हो गया F1 डिवाइडिंग बाय A डिवाइडिंग बाय स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ में वेरिएशंस आ रही हैं तो ये कौन सा स्ट्रेन होगा, ये टेंसाइल स्ट्रेन होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ में चेंज आया है स्टूडेंट वो L1 है, ओरिजिनल मैंने आपको पहले बताया वो कैपिटल L है, तो यहाँ पे हो गया F1 ओवर A डिवाइडिंग बाय L1 ओवर कैपिटल L। तो ये हमारे पास इसको अगर रीअरेंज करें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू F1 डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर डिवाइडिंग बाय एक्सटेंशन इन वायर, ये एक्सटेंशन है और कैपिटल L जो है ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर है। अगर यहाँ से हम लोग F1 का वैल्यू निकालें स्टूडेंट तो F1 का वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एरिया ऑफ वायर एक्सटेंशन इन वायर डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। तो ये इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में F1 की जगह पे अगर हम लोग पुट करें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा वर्क डन is equal to strain energy is a work done, so that's equal to 1 over 2 L1 F1 का वैल्यू पुट किया मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एरिया ऑफ वायर इनटू एक्सटेंशन डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, देखें L1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मैंने वही लिख दी है, तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 1 over 2 इलास्टिक मॉडुलस कांस्टेंट जो है हमारे पास एरिया ऑफ वायर and square of extension in wire dividing by original length of wire, then this is a expression student for the strain energy in atoms of the wire। वायर में कितना स्ट्रेन एनर्जी होगा, जहाँ पे मैंने इसको रिपीट कर दिया है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1 over 2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, जहाँ पे हम लोग लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ में वेरिएशंस की बात करें, यस दिस इज अ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये E जो है ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा इनटू ए एरिया ऑफ वायर इनटू स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन इन वायर। L1 जो है एक्सटेंशन इन वायर है उसका स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन इन वायर डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1 over 2 यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एरिया ऑफ वायर स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन इन वायर डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ। जरा यहाँ पे जरा गौर से देखें, जो स्ट्रेन एनर्जी है स्टूडेंट वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, ये जो हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये तो सेम रहेगा, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड कर रही है, एक्सटेंशन इन वायर पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जरा गौर से देखें, अगर ई हमारे पास कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट हो, लेंथ में जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो स्ट्रेन एनर्जी का अगर हमारे पास फार्मूला जो है स्टूडेंट अगर हम उसको देखें तो स्ट्रेन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल बन रहा है, स्ट्रेन एनर्जी जो है हमारे पास स्टूडेंट वो प्रोपोर्शनल बन रहा है स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन इन वायर। जो एनर्जी है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन इन वायर। इस वायर में कितना स्ट्रेन एनर्जी होगा, ठीक है, दैट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन इन दिस वायर। इस वायर में कितना एक्सटेंशन होता है उसका स्क्वायर ले लें। इट मींस दैट अगर एक्सटेंशन 5 है तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा उसका स्क्वायर 25। अगर एक्सटेंशन 6 टाइम है स्ट्रेन एनर्जी 36 टाइम्स होगी। इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अप टू एक्सटेंशन L2, अगर आप लोग स्ट्रेन एनर्जी इन वायर फाइंड करना चाहते हैं अप टू एक्सटेंशन L2, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स हमारे पास स्टूडेंट जो है वो F2 है। आप यहाँ पे जो ट्रेपेजियम बनेगा ODC या OCD इसका एरिया फाइंड कर लें, आपके पास स्ट्रेन एनर्जी अप टू एक्सटेंशन L2 आ जाएगा। सेम अगर आप लोग यहाँ पे इसका एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम O to G, ठीक है, OGH, आप इस सारे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लें तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। जरा गौर से देखें, फ्रॉम OCD ये लीनियर कर्व है, ठीक है, और लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रॉम CG ये नॉन लीनियर कर्व है। स्टूडेंट जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन होता है वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है।
जब भी हमारे पास फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होता तो हम लोग जब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है चाहे कांस्टेंट नहीं है, दोनों केसेस में हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए वर्क डन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग ये इलास्टिक रीजन के अंदर कहीं भी किसी भी पोर्शन का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये सीजी नॉन लीनियर पोर्शन का कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल सा बन रहा है इसका एरिया फाइंड कर ले, नॉन लीनियर रीजन जो है हमारे पास उसका आपके पास आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, जो आपने इसको क्या बोला था इलास्टिक रीजन जो है, ठीक है। अगर आप लोग ये लीनियर रीजन का फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप क्या फाइंड कर लें, एरिया फाइंड कर लें। आप सिंपली ग्राफ का एरिया, फोर्स एक्सटेंशन कर्व, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया फाइंड करके आप लोग जो है ना एनर्जी या वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही हमारे पास जर्नल मेथड है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ वर्क डन। ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, जो कि था स्ट्रेन एनर्जी पे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।